ठीक है, देखो तो आयंस में क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव चार्ज बन गया और जब चला गया तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। जैसे अभी एक एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल हम सब लोग लेते हैं, आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम। सोडियम को जानते हैं? सोडियम को जानते हैं ना? हाँ, सोडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11। इसका एटॉमिक नंबर 11 कहने का मतलब इसमें प्रोटॉन का संख्या कितना है? 11। जब तक ये न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11। जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये न्यूट्रल है, तभी तो जीरो चार्ज पर है। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इसमें से बाहर कर दिया। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से बाहर कर दिया। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया तो इसके पास प्रोटॉन कितना हो गया? जितना था उतना ही। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। जैसे इलेक्ट्रॉन 10 हुआ तो 10 निगेटिव चार्ज मिलकर 10 पॉजिटिव चार्ज को काउंटर कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो एक क्या बच गया एक्स्ट्रा? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन को आप निकालेंगे तो सोडियम जो है वो सोडियम आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो भी कैसा आयन? पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से कैसा आयन बनता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है, जिसको हम कैटायन कहते हैं। तो ये एक प्रकार का कैटायन है। ठीक, इसी जगह पर मैं अगर बात करूं फ्लोरीन की, ठीक, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो फ्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9। मैं क्या करूं, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन पुट कर दूं एक्स्ट्रा बाहर से। ठीक, आप पुट कैसे कर देते हैं? बस पावर है, अभी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन कितना रह जाएगा? अभी भी 9, जबकि इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। तो 9 पॉजिटिव चार्ज मिलके 9 निगेटिव चार्ज को इनकाउंटर कर देगा, बैलेंस कर देगा। एक क्या एक्स्ट्रा बच जाएगा? निगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा? निगेटिव चार्ज वाला। और निगेटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं? एनायन। यानी आपके इलेक्ट्रॉन के आने से कैसा आयन बनता है? निगेटिवली चार्ज यानी एनायन बनता है। यही बात आपको यहाँ समझना। जब चार्ज पार्टिकल रहेगा तब आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखने के लिए अगर आएगा तो आपको जरा ध्यान से लिखना है। जब चार्ज पार्टिकल रहेगा और तब आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या लिखना है तो जरा ध्यान से लिखना है, नहीं तो आपको वही वाला याद रहेगा, न्यूट्रल वाला, कि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। लिख दिए खटाक से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, हो गई गलती। जैसे अभी मैं आपको इसी तरीके में कहूं कि O2 माइनस एक आयन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यानी गिवन है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 गिवन है। मैं इसमें कहूं कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर निकाल के दिखाओ, तो बता सकते हैं कितना होगा इलेक्ट्रॉन, कितना होगा प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन है 10 और प्रोटॉन है 8। ये बात पता चल रहा है? सर मैंने कहा जितना जेड होता है, यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही जेड होता है, तो 8। जबकि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता, कोई चार्ज नहीं होता, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाता। लेकिन सर ये तो चार्ज बन गया है। और निगेटिव चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के इनसाइड आए होंगे। जितना निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन आए होंगे। कितना आए होंगे? 2। पहले से कितने थे? 8। दोनों मिला कितने हो गए? 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन है। ये बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अगर बाहर करने वाला कोई लिख दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में मैं 3+ लिख दूं। आपको पता है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। अब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता करना है, पता हो जाएगा। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, यानी P बराबर उतना ही हो जाएगा 13। उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन में लिखना चाहूँ तो सर अगर हाँ न्यूट्रल होता तो 13 का 13 हो जाता, लेकिन न्यूट्रल है नहीं, चार्ज प्लस वाला, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा। कितना? जितना चार्ज उतना ही बाहर गया होगा। 3 पॉजिटिव चार्ज तो 3 को बाहर गया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कितना बच गया होगा इसके पास? 10। बात समझ में आ गया? अब जरा देखो, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी, देखो ना, ठीक है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने ऐसे जानबूझ के एग्जांपल लिया, आपको नहीं पता चल रहा होगा, आपको नहीं पता चलेगा। मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में 10 आया है। देखिए सोडियम कैटायन में 10 इलेक्ट्रॉन आया है, क्लोरीन माइनस में भी 10 आया है, O2 माइनस में भी 10 आया है, और एल्यूमिनियम 3+ में भी 10 आया है। सर ऐसा कोई भी स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम 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 रहे, ऐसा कोई भी स्पेसीज है, वो स्पेसीज कोई एटम होगा, कोई आयन होगा, कोई एनायन होगा, कोई कैटायन होगा, कुछ भी हो सकते हैं। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम 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 आ जाए तो ऐसे को हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक
आयन है तो आयन कहेंगे, कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल कहेंगे, एटम है तो एटम कहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हम उसके जगह ले देते हैं स्पेसीज। ठीक, ऐसा कोई भी स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम सेम रहे, आइसो का मतलब सेम, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो देखिए O2 माइनस में, Na+ में, F माइनस में, Al3+ में, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 10 10 10 है, मतलब बराबर बराबर है। तो ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब बराबर इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट है या आयन है। अभी आयन का फॉर्म है तो आयन कहिए, ये सब बराबर इलेक्ट्रॉन वाले आयन है। कितनी बात समझ में आ गई तो बताइए आप, कोई दिक्कत इसमें? यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको चार्ज वाले भी निकालने को दे तो बता सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर कैटायन बनेगा कि एनायन? निकलने पर कैटायन बनेगा, और अब इलेक्ट्रॉन के अंदर आने पर एनायन बनेगा। इतना बात समझ में आ रहा है? कैटायन को पॉजिटिव चार्ज से दिखाएंगे, एनायन को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। एनायन को नेगेटिव चार्ज से दिखाएंगे क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, प्रोटॉन की संख्या कम होती है। इतनी बात पता चली। सेम सेम इलेक्ट्रॉन अगर किसी का मिल जाए तो उसको कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। कोई दिक्कत नहीं। एटम वाले चीज आपके हो गए। अब आपको, अभी यहाँ पर तो सिर्फ मैंने मास आपको बता दिया, जैसे अच्छा पिछले वाले पेज में आपको मैंने मास बताया था, ये मास मैंने आपको बता दिया कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाकर देखेंगे तो आपको इसको डिफाइन करना होता है, आपको जानना होता है एक्चुअली में मास किसको कहते हैं। एक्चुअली में मास हमने कैसे डिसाइड किया सर? ये फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने इसको जोड़ कर दिखाया, मैंने कहा ऐसे हमने कैसे डिसाइड किया कि इसका मास 39 है, या कार्बन का मास कितना होता है 12, कार्बन का मास कितना होता है 12। तो कैसे आपने डिसाइड किया कार्बन का मास 12 है? ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कैसे आपने डिसाइड किया ऑक्सीजन का मास 16 है? सोडियम का मास कितना होता है 23, कितना आपने, कैसे आपने डिसाइड किया सोडियम का मास 23 है? हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कैसे आपने डिसाइड हाइड्रोजन का मास 1 होता है? तो इसका, इसके लिए आपको पढ़ना होता है एटॉमिक मास। अभी क्या पढ़ाए हैं? अभी एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे ये आपको आसानी तरीका से बता दिए, लेकिन आपको एक्चुअली में पढ़ना है एटॉमिक मास, क्योंकि हम जैसे ही मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 3 तरह के मास की जरूरत पड़ेगी। 3 तरह के मास, कौन कौन? कौन कौन? एक्चुअल एटॉमिक मास, सही में कितना एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी के रिलेशन में कितना उसका एटॉमिक मास है। और तीसरा मोलर एटॉमिक मास। ये 3 चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। उन तीनों को हम सब लोगों को भी देखना पड़ेगा मास के टर्म में, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत तो कही, अब अभी के लिए रहने दीजिए, आज के लिए बहुत, उसको नोट करेंगे लास्ट वाला को, यही तो लास्ट है ना, इसको नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे।